नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपके सामने बड़ी खबर रखे, जहां झारखंड हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई है और इसमें केंद्र के गृह सचिव और केस दर्ज कराने वाले संतोष कुमार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया। देखिए, ईडी को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश मिला है। इसी के साथ ईडी ऑफिस की सुरक्षा सीआईएसएफ, बीएसएफ या पैरामिलिट्री को सौंपने के निर्देश है और इसे सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है रांची एसएसपी की तरफ से। पूरे मामले में राज्य सरकार को 7 दिन और संतोष कुमार से 10 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया। रांची पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी गई है। 9 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। ईडी की ओर से एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग भी उठाई गई है। तो राज्य सरकार से 7 दिन में मांगा गया है जवाब। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रांची से रख रहे हैं। संतोष कुमार को 10 दिन का समय हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट का आदेश है कि रांची पुलिस तत्काल जांच को रोके। 9 फरवरी तक अगली सुनवाई की बात कही गई है। देखिए, ईडी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले संतोष कुमार को वीवीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। पेयजल विभाग में गबन के आरोपी के घर पर पुलिस बल की तैनाती की गई। पर बड़ा आदेश सुनाया है। उस आदेश के तहत रांची में जो ईडी कार्यालय है उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ या फिर पैरामिलिट्री फोर्स किसी एक से कराने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, एसएसपी रांची को ईडी कार्यालय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया गया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे को संभाल कर रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको केंद्रीय गृह सचिव को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही जो प्रतिवादी हैं संतोष कुमार, उनको भी प्रतिवादी बनाने का आदेश जारी किया गया है। कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि इस मामले में कोर्ट ने अपने पहले ही आदेश में कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर ये बताया है कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रांची पुलिस को इस मामले में जो जांच कर रही थी उसको तत्काल प्रभाव से रोकने का भी आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार को इस पूरे मामले में 7 दिनों के अंदर जवाब देना है। तो जो प्रतिवादी है संतोष कुमार, उनको 10 दिनों के अंदर जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि इस पूरा जो मामला है यह पेयजल विभाग में जो 23 करोड़ का जो घोटाला है उससे जुड़ा हुआ है। इस मामले में संतोष कुमार आरोपी हैं और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उन पर मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसी को लेकर आपको रांची एयरपोर्ट थाने में आपको प्राथमिकी दर्ज कराई थी और जिसके खिलाफ ईडी झारखंड हाई कोर्ट पहुंची थी। अब वास्तव में इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का अगला रुख क्या होता है, कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है, यह आपको 9 फरवरी को पता चलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार झारखंड रांची पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और केंद्रीय गृह सचिव को इसमें पार्टी ऐड करने के लिए कहा गया और प्राइवेट रेस्पोंडेंट को इसमें पार्टी ऐड करने के लिए कहा गया, क्योंकि संतोष कुमार इसमें भी पार्टी नहीं बनाया गया था ईडी के द्वारा, इसलिए उनको ऐड करने के लिए कहा गया है। और देखिए, ईडी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले संतोष कुमार को वीवीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। पेयजल विभाग में गबन के आरोपी के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की खबर है। पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी जिस पर करीब 23 करोड़ की राशि के गबन का आरोप लगा है, उसके घर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और चुटिया थाना क्षेत्र के जग्गी कंपाउंड स्थित संतोष के घर के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती है। संतोष ने ईडी के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज कराया था और इसे लेकर रांची पुलिस की टीम और एफएसएल ने ईडी दफ्तर में अपनी दबिश भी दी थी। ईडी ने इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस वजह से हाई कोर्ट ने फिलहाल केस के किसी भी प्रकार के जांच पर रोक लगा दी है। और अगली खबर पलामू से। पलामू में बंगाल के शख्स का शव कमरे में गुरुवार को झूलता हुआ पाया गया। मृतक का नाम अलाउद्दीन शेख बताया जा रहा है, जो कि मुर्शिदाबाद का रहने वाला है।
और विश्रामपुर थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास किराए के मकान में रहकर फेरी का वो काम करता था। एसपी के मुताबिक जांच में पता चला है कि जिस घर में वो रहता था उस घर के अंदर शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। परिजनों की ओर से फोन कॉल का जवाब नहीं मिलने पर जब घर के मालिक से संपर्क किया गया तो ये पूरा मामला खुला। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है, जबकि परिवार का कहना है कि हत्या की आशंका है। उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो पलामू में अलाउद्दीन की मौत की खबर मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल हुआ है। नाराज लोगों ने बेलडांगा में सड़क और रेल ट्रैफिक बाधित किया है। साथ ही सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया गया, विरोध जाहिर किया गया है। विरोध से रेल यातायात पर असर दिख रहा है। मृतक के परिजनों ने पिटाई से मौत और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। इसके बारे में आपके हैरत से बोलिए, वो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं। और चलिए बात गैंगस्टर प्रिंस खान की भी कर लेते हैं। प्रिंस खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फहीम खान और उससे जुड़े लोगों को धमकी दे रहा है। नरसंहार की धमकी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। वीडियो में वो प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए खुद को कानून की पकड़ से बाहर बताता है। बताया जा रहा है कि प्रिंस खान गल्फ कंट्री में शरण लिए हुए है, वहीं से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है। और देखिए, प्रिंस खान ने नरसंहार की धमकी दी है। इसको लेकर उसने एक वीडियो तैयार किया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो उसने डाला है। और देखिए, अब इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। पुलिस के अनुसार वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता है। हाल में सुजीत सिन्हा गिरोह से उसके गठजोड़ का खुलासा हुआ था। उस एंगल से भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। लो बेटा, हथियार एक से एक मंगाए हैं, भरष्ट सब बुढ़वा के लिए, फैमुआ के लिए, सारा उसका गुंडे जो तुम्हारा गार्जियन बाप आ रहा ना, तुम्हारा गार्जियन ऐसा नरसंहार करेंगे ना बेटा, पूरा सिस्टम हिला देंगे। और वहीं हजारीबाग के हबीबी नगर स्थित खानकाह मस्जिद रोड में हुए विस्फोट को लेकर बड़ी जानकारी आई है। भीषण विस्फोट में देसी बम नहीं बल्कि मोटार फटा। न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हबीबी नगर में वो विस्फोट मोटार का था। जांच पड़ताल के दौरान जांच कर्मियों को मोटार का अंतिम छोर, जिसे मोटार का टेल कहते हैं, ये हाथ लगा है। इसके बाद पूरी जांच का एंगल बदलता हुआ दिख रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर मोटार हबीबी नगर कैसे पहुंचा। पहले कहा जा रहा था कि ये देसी बम है, लेकिन अब देखिए मोटार विस्फोट की बात आ रही है। पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों की चुप्पी है। बरामद टेल यूनिट के अलावा लगभग 6 साक्ष्य को एफएसएल की टीम अपने साथ ले गई। बरामद टेल यूनिट से इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि मोटार कहां से आया है, और इसके बाद इस मामले की जांच में राष्ट्रीय एजेंसी की एंट्री तय मानी जा रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें एंट्री ले सकती हैं जांच के लिए, लेकिन उससे पहले अभी एफएसएल की टीम इस पर जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये मोटार कहां से आया है। न्यूज 18 के हाथ मोटार की टेल लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाल घेरे में भी दिखा रहे हैं। बरामद हुआ मोटार आखिर आया कहां से है, अब इसकी जानकारी एफएसएल की टीम जुटा रही है। बीडीएस की टीम है और एफएसएल की टीम है, स्टेट राज्य की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम होती है, वो लोग अभी जांच कर रहे हैं, तथ्य देख रहे हैं, जमा कर रहे हैं साक्ष्य। वो कंप्लीट कर लेते हैं काम, तभी कुछ कहा जा सकता है। इस घटना के बाद इन्हीं की अरेस्टिंग की भी बातें कर रहे हैं? नहीं, अभी तक किसी। और अगली खबर देवघर से आपके सामने रखने जा रहे हैं। देवघर मधुपुर में मंदिर निर्माण को लेकर हुई झड़प के बाद सियासत गर्मा चुकी है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मंत्री हफीजुल हसन की जांच की मांग उठा दी है, जिसके बाद से जेएमएम ने कहा कि इसमें मंत्री हफीजुल हसन की भूमिका की जांच नहीं बल्कि सांसद निशिकांत दुबे की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की राज्य सरकार, जांच होगी, लेकिन जांच होगी कि निशिकांत जी की भूमिका क्या है उसमें, क्योंकि इस तरह की हरकत लगातार उस क्षेत्र में
उस संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि इनकी पूंजी ही वही है। जिस तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो एक मुसलमानों के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, सनातनियों के विरोध में दिख रहा है। ये सरकार के तुष्टीकरण की नीतियां चरम पर हैं। और निशिकांत दुबे जी ने जो जांच की मांग की है, बिल्कुल सही मांग की है साहब। जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या स्थानीय नेताओं की भूमिका है, स्थानीय मंत्री की क्या भूमिका है। झारखंड की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना है। भाजपा का प्रयास हमेशा ये होता है कि किसी भी तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाया जाए। मधुपुर की घटना को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से माननीय सांसद माननीय मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो मांग करूंगा कि माननीय सांसद की भूमिका की जांच होनी चाहिए। जो भी घटनाएं हुई है उस पर प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन बीजेपी का प्रयास होता है कि किसी तरह जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए और इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रांची के नागा बाबा खटाल में हड़ताल पर हजारों की संख्या में संचालक इकट्ठा हुए। राज्य सरकार और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोक भवन के सामने चल रहे इस आंदोलन पर प्रज्ञा केंद्र के संचालकों ने कहा कि हम लोग सरकार का कार्य तो कर रहे हैं, पर सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही। जांच होनी चाहिए कि इतने पैसे आखिर डिजिटल पंचायत के नाम पर कहां खर्च किए गए। सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रज्ञा केंद्र के संचालक आज हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आप देखिए कि राजधानी रांची और राजभवन के बाहर उनका यह हड़ताल जारी है। इनका कहना है कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। अपनी मानदेय को लेकर इनका यह हड़ताल है। 2000 से अधिक की संख्या में प्रज्ञा केंद्र के जो संचालक हैं वो हैं और वो तमाम लोग आज धरना करने के लिए आए हैं। सीएससी जो है डिजिटल पंचायत योजना के तहत क्या कर रही है कि प्रज्ञा केंद्र संचालक को प्रोत्साहन राशि के तौर पर सिर्फ 2500 रुपए दे रही है। बाकी के 4850 रुपए वो कहाँ खर्च कर रही है इस योजना को साकार करने में। हमने इसी का जवाब सीएससी से मांगा। और हम लोग जितना भी डिजिटल पंचायत के जो भी संघ के साथी हैं वो हम लोग अटेंडेंस जो मार्क्स करना पड़ता है पंचायत भवन में, वो हम लोग सोचे हैं कि जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग अटेंडेंस। सरकार पूरा हवा मचाती है कि डिजिटल पंचायत को मजबूत करेंगे। सब जगह सरकार का नारा देखिएगा न कि हम पंचायत को मजबूत करेंगे, लेकिन पंचायत में जो वहाँ का कर्मी है न, जो सरकार का सारा योजना को संचालित करता है, चाहे जो योजना फसल बीमा हो, चाहे मैया योजना, सरकार का जितना केंद्र तक योजना है हम लोग के माध्यम से, पंचायत प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से संचालित होता है। और हम लोग का क्या स्थिति जानते हैं? एमओयू सरकार से करता है, सीएससी 7500 देंगे और उसमें भी काट के मैंने 2470 देता है और सुदूर एकदम जहाँ पंचायत भवन है वहाँ हम लोग बैठने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं उनका ये प्रदर्शन है और उनका कहना है कि जब तक सरकार और विभाग इनकी बात नहीं मानेंगी तब तक इनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा और वो यहीं पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अगली खबर आपके सामने धनबाद से रखते हैं, जहां थाना क्षेत्र के झाड़ू डेह स्थित एक अपार्टमेंट में फायरिंग से हड़कंप की स्थिति बन गई। सुरेश सिंह हत्याकांड के गवाह देवेंद्र सिंह पर राजेश झा और कंचन झा पर गोली चलाने के आरोप लगे। नशे में धुत देवेंद्र ने रोकने पर फायरिंग कर दी, जिसमें दंपति बाल बाल बचा है। पुलिस ने फ्लैट से 2 दर्जन जिंदा गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना घटा, हम ऊपर खाना खा रहे थे, मेरी वाइफ खाना लेके आई, उसके बाद खाना खा रहे थे, एक निवाला तो रही थे कि पूरा धम धम आवाज आ रहा है। वाइफ बोली जल्दी देखो ना क्या हो गया। नीचे आए, दौड़ के देखे तो ड्राइवर को अंधाधुंध मारे हुए है बंदूक के बट से। उसके बाद हम बोले भैया काहे मार रहे हैं इसको। उतना ही में मेरे ऊपर एकदम इतना सटा के गोली मारा। मेरा इस जगह गोली लगता है, लेकिन देखिए यहाँ से ऐसे छूते हुए यहाँ से निकल गया। देखिए यहाँ कटा हुआ होगा। और इनके कान के पास पूरा बंदूक सटा के वो पी रहा था, पूरा ऐसे नशे में ऐसे चिपका के, लेकिन ऐसे करके साइड से गोली चला गया, पूरा वो हो गया। ये ऐसे सुन हो गए। मैं भी पीछे खड़ी थी, मैं जल्दी से भागी। वो देवेंद्र सिंह फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, यहाँ पे डेली दारूबाजी करता है। 4-5 आदमी और थे उसके साथ पीने में, लेकिन वो सब निकल गए थे, लेकिन वो अकेले ये सब काम किए। एक गोली मेरे सामने एक ही चली थी और उससे पहले नहीं पता कि पूरा शीशा विशा तोड़ा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने गुमला से बड़ी खबर रखेंगे। जंगली हाथी का आतंक लगातार जारी है।
बोंगदा और किसनी गांव में उत्पात हाथी ने मचा रखा है। हाथी ने ग्रामीण के घर को ध्वस्त कर दिया। दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। हाथी भगाने के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। दोनों घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। तो हाथियों का आतंक अलग अलग जगहों पर जारी है। और अब देखिए, गुमला से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां हाथियों ने फसल को बर्बाद किया। एक हाथी ने एक व्यक्ति के घर को ध्वस्त कर दिया। एक बुजुर्ग महिला जो कि दीवार गिरने से घायल हो गई। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर रांची से, जहां डिवाइडर से कार टकराई है। कार बेकाबू होने से हादसे का शिकार हो गई। बिजली के पोल से टकराई है ये कार। कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीपीएस चौक से बिरसा चौक के बीच की ये घटना बताई जा रही है। घटनास्थल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिजली के पोल से ये कार टकराई है। हालांकि ये लापरवाही किस वजह से हुई है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन कार का अगला हिस्सा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त है। दो युवक जो इस कार में सवार थे वो दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डीपीएस चौक के पास देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार ने किस तरीके से एक कहर ढाया है, उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कार सीधे आपको डिवाइडर से टकराई है और कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कार के शीशे बता रहे हैं कि कार किस रफ्तार में होगी। और वास्तव में यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, यहाँ पर हैं, किस तरीके से चीजों को मैनेज करने की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, हम सीधे उनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर आए दिन इस तरीके के एक्सीडेंट होता है, हादसे होते हैं। कार आप चला रहे थे? नहीं, तो स्पीड में तो टर्निंग समझ नहीं पाया, तो इधर ब्रेक मारे, स्कट किया, गाड़ी इधर घुस गई। तो कार आपकी कितनी स्पीड में थी? 60-70 होगा। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे आप? हाँ, नहीं उतना स्पीड में, 60-70 की स्पीड में था। अच्छा, कार में कुल कितने लोग थे? 2 जन। 2 जन। चोट भी आई किसी को? चोट नहीं आई। चोट भी नहीं आई। तो यहाँ पर कार में जब आते हैं, यहाँ पर टर्निंग है, तो थोड़ा सा संभल कर गाड़ी चलाना चाहिए था। नहीं, धीरे ही तो ब्रेक मारे, स्कट किया गाड़ी और घुस गया पोल में। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है, जो सीधे डीपीएस चौक से आप सीधे बढ़ते हैं, आप अरगोड़ा की तरफ या दूसरी तरफ से बढ़ते हैं, आप सीधे सजानंद चौक की तरफ, हरमू की तरफ जाते हैं, तो ये रास्ता बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये वीआईपी मार्ग है और यहाँ से तमाम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के मंत्री अधिकारियों की गाड़ी कारें गुजरती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर तेज रफ्तार से जिस तरीके से आए दिन देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली का खंभा भी है और बिजली का खंभा से सीधे जाकर के डिवाइडर से यह कार टकराई है। और जो ड्राइवर हैं खुद बता रहे हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह कार दौड़ रही थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि राजधानी में कार का भी एक लिमिटेशन है कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा कार नहीं चला सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वास्तव में नियंत्रण किस तरीके से तेज रफ्तार को लेकर राजधानी रांची की सड़कों पर दिख रहा है, उससे ये तस्वीर बयां करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर भी रांची से, जहां राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। रांची माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल कोई सस्पेक्ट मरीज नहीं है। निपाह वायरस चमगादड़, पक्षी और बंदरों में पाया जाता है। जूठे फल या खजूर के जूस से ये फैल सकता है। गले में अगर आपको खराश है, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और जांच कराए, इसकी सलाह दी जा रही है। होता है यूजुअली ये बैट या कोई जो पक्षियाँ होता है उसमें हो रहता है, उसी से, या कोई जो मंकी होता है, इस तरह का जो मंकी होता है उसमें इस तरह का वायरस पाया जाता है वाइल्ड में। अगर कोई आदमी जो उस तरह का जो फल खाया हुआ जूठा फल है बैट के द्वारा या चमगा या जाकर के मंकी के द्वारा, तो उस मंकी के द्वारा जो खाया हुआ बैट ये फल होता है, अगर उसको कंज्यूम करते, अगर वो इनफैक्ट कंटामिनेटेड है उस वायरस से, तो हमें होने का चांसेज है। दूसरा एक बहुत बड़ा इस रीजन में बहुत बड़ा कारण है, जो कि जो बंगाल का एरिया है या साहबगंज का एरिया है, जहाँ पर कि लोग खजूर का जूस पीते हैं। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां उद्यमी सह एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के बेटे कैरो गांधी की 3 दिनों से रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कैरो गांधी के आवास पहुंचे। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा
कि राज्य में कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंत्री ने पुलिस को कैरव गांधी को जल्द सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए और लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। घटना दुखदाई है और मैं इनके परिवार से मिलने आया था, किंतु जो झारखंड में स्थिति बनी है संभल नहीं रहा। झारखंड से सीखना चाहिए इनको बिहार से, सीखना चाहिए योगी मॉडल से। अरे नहीं चलता योगी मॉडल लागू करो। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां बगबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन से लेकर बागबेड़ा और कीताडीह तक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा चुका है, जिसमें 17 से अधिक बड़े दुकान और कांग्रेस कार्यालय को हटाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार और परिवार के लोग पहुंचे थे। ये आज कम से कम फर्नीचर बनाने में उसे मेडिसिन से लेके सारा कुछ कितना लॉस है, कौन भरपाई करेगा बताइए। पूरा खून पसीना का कमाई इसमें पूरा हम लोग का लग गया है, ये भरपाई कौन देगा बताइए ना। पिछले साल कुछ रीडेवलपमेंट जो भी आया, हम लोग एक नोटिस दिया गया भाई कैसे है क्या है, लीगल या इलीगल जो भी आप अपना दीजिए। और अचानक करीब हफ्ता दिन पहले हम लोग को लास्ट नोटिस दे दिया गया कि 16, 17, 18 को कम्प्लीट यहाँ से हट जाना है। हम लोग बाड़िया पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के साथ सिर्फ हम नहीं हैं, एक दुकान के साथ कम से कम 25-50 आदमी का फैमिली जुड़ा हुआ है, जिसके अभी एजुकेशनल, शिक्षा, बड़ बुजुर्ग की बीमारी, रहन सहन जो भी अपना सब जुड़ा हुआ है। तो मानवता के नाते से अगर हम लोग यहाँ से हटाया जा रहा है तो हमारे लिए एक कंपल्सरी व्यवस्था की जाए। तो सोचिए हम लोग कहाँ पर हैं, जबकि मेडिकल को नहीं तोड़ना चाहिए था। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप जब भी बोलेंगे हम हटा लेंगे, आप प्लेन भी कर देंगे, लेकिन कहें कि नहीं, आप इमीडिएट 10 मिनट के अंदर हटा लें। मैं सामान हटाने के लिए कल सोचा था, लेकिन देखें कि हो सकता है मेडिकल है, इन लोग बोलेंगे कि आप लोग रुक जाइए, कुछ भी यहाँ होगा, अभी प्रॉब्लम किसी को चोट लगेगा तो हम सेवा करते हैं। इन्होंने 10 मिनट टाइम नहीं दिया। सोमवार तक का समय दिया हुआ है, हमारे विधि अधिकारी ने बताया है फोन करके, तो उनके आधार पर कितने लोगों को स्टे लगा? 9 आदमी है, 9 आदमी का स्टे नहीं लगा है, किसी का स्टे किसी का नहीं लगा है, लेकिन वो 2 सोमवार तक का समय दिया है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।